तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर की। हिजाब के आगे सिविल कोड है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आपको बताएंगे। सिविल कोड की बात आखिर क्यों की जा रही है, हिजाब के मामले ने कैसे तूल पकड़ लिया, इन तमाम चीजों को दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले मुर्शिदाबाद की तस्वीर देखिए। पश्चिम बंगाल में हिजाब को लेकर मुर्शिदाबाद में प्रदर्शन हुआ, लेकिन यह प्रदर्शन हिंसक हो गया। तस्वीरें आपको दिखाएं, इसके बाद वाली तस्वीर जल्दी से दिखाइए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कैसे पत्थरबाजी हुई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कोशिशें की गई पुलिस की तरफ से। ये देखिए पत्थरबाजी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हंगामे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लोग सड़कों पर उतर आए, इसके बाद पत्थरबाजी करने लगे विरोध के नाम पर। पूरे सड़क पर जहां भी आपकी नजर जाएगी आपको पत्थर पत्थर नजर आएंगे। पुलिस को हेलमेट और डंडे के साथ सड़क पर उतरना पड़ा, आंसू गैस के गोले चलाने पड़े इस भीड़ को काबू करने के लिए। याद कीजिए कर्नाटक से मामला शुरू हुआ था और कर्नाटक से मामला शुरू होकर कैसे पश्चिम बंगाल और देश के बाकी दूसरे हिस्सों तक जा पहुंचा है। और हिजाब मामले को लेकर प्रदर्शन के नाम पर क्या कुछ हो रहा है, ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। अब जल्दी से आपको दिखाते हैं किस तरह से फायरिंग की जा रही है, आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे हैं। देखा आपने, अभी दिखाएंगे आपको, एक बार फिर से दिखाइए यहां पर किस तरह से आंसू गैस के गोले प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए किए जा रहे हैं। क्या यह प्रदर्शन सिर्फ हंगामे का विरोध करने के लिए है? क्या यह हिजाब के मामले का जो शुरुआत कर्नाटक से, क्या उसका विरोध करने के लिए? एक बार पूरी तस्वीर दिखाएं, फुल स्क्रीन दिखाएं टेलीविजन पर। ये देखिए तस्वीरें और एक बार इसकी आवाज सुनवाइए। किस तरह से विरोध के नाम पर हंगामा किया जा रहा है, स्कूल कॉलेजों को पत्थर के निशाने पर लिया जा रहा है। तो देखा आपने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की तस्वीर। अब जल्दी से पंजाब की तस्वीर दिखाई। पंजाब भी ये मामला पहुंच चुका है, पंजाब भी ये मामला पहुंच चुका है, आपको दिखाएं। आइए देखिए पंजाब में किस तरह से हिजाब को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये देखिए सड़क पर हिजाब को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, संवैधानिक अधिकार बताया जा रहा है इसे, और इससे लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार हर जगह देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इसी तरह हम बेंगलुरु की तस्वीर आपको दिखाते हैं। जल्दी से बेंगलुरु की तस्वीर लाइए। बेंगलुरु की तस्वीर आप देखिए, यहां पर भी हिजाब को लेकर प्रदर्शन किया गया और कर्नाटक में जो कुछ हुआ उसका विरोध किया गया। ये तस्वीरें देखिए और इसमें आपको दिखाएंगे यहाँ पर ज्ञापन भी सौंपा गया अधिकारियों को। देखिए भारी संख्या में लोग पहुंचे थे ज्ञापन सौंपने के लिए और अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया। बेंगलुरु से निकलकर ये मामला, कर्नाटक से निकलकर ये मामला बेंगलुरु तक, दरअसल शुरुआत इसकी उडुपी से हुई थी, लेकिन ये देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच गया। इस मामले को लेकर हर कोई अपने हिसाब से इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो सियासी तरीके से हो या फिर अपने स्वार्थ के तरीके से। हर आदमी इसे अपने चश्मे से देख रहा है और अपने हिसाब से इससे फायदा लेने की कोशिश कर रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। मजहबी मतभेद तो कैसे बढ़ेगा देश। यूनिफॉर्म के आगे सिविल कोड है। समान कानून से हिजाब विवाद का हल। हिजाब पर जारी विवाद के दरमियान एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग तेज हो गई है। उत्तराखंड चुनाव के आखिरी दौर से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा दांव चलते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का ऐलान कर दिया। उत्तराखंड के लिए इस प्रदेश के अंदर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड यहां पर लागू करेंगे भाइयों बहनों। इसके लिए नई भाजपा सरकार के गठन होते ही उसके शपथ ग्रहण के बाद वो ड्राफ्ट भाइयों बहनों उत्तराखंड के अंदर लागू होगा जैसे गोवा में लागू है। धामी के ऐलान के बाद जाहिर है सियासत भी होनी थी, हुई भी। कुछ पक्ष में नजर आए तो कुछ इसके खिलाफ मैदान में उतर पड़े। समान नागरिक संहिता भारतीय जनता पार्टी का जो प्रमुख हमारे जो वचन है उसमें से एक है। जिस तरह से अनुच्छेद 370 संशोधित हुआ, जिस तरह से आज राम मंदिर का भव्य दिव्य निर्माण हो रहा है, उसी तरह से समान नागरिक संहिता भी भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, उसको साकार किया जाएगा। पहले तो ये समझना चाहिए मुख्यमंत्री को कि यूनिफॉर्म का मतलब ये नहीं है कि कॉमन हो। लॉ कमीशन ने खुद कह दिया कि देश में इस सिविल कोड की जरूरत नहीं है। आपकी जमीन खिसक रही है तो आपको अचानक ही याद आता है। लेकिन इस विवाद के दरमियान सवाल यह है कि हिजाब विवाद को खत्म करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड ही एक तरीका है। जब अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में एक समान कानून सभी नागरिकों के लिए हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं।
क्या देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा मजहबी मतभेद नहीं है और इसके खात्मे के लिए क्या समान कानून जरूरी नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हिजाब मुद्दे को लेकर देश में जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है और जिस तरह के हालात सड़कों पर देखे जा रहे हैं, क्या इसका सॉल्यूशन, इसका हल यूनिफॉर्म सिविल कोड है? क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? इस पर नजर डालते हैं और जल्दी से दिखाते हैं कि क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसकी बात की जा रही, जिसकी चर्चा चल पड़ी है। समान नागरिक संहिता भी इसे कहते हैं। मतलब सबके लिए एक जैसा नियम, व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म या जाति से क्यों ना हो, विवाह से लेकर संपत्ति बंटवारे तक सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम होंगे। अभी धर्म के आधार पर अलग अलग नियम मानने की छूट है। मुस्लिम, ईसाई, पारसी का पर्सनल लॉ लागू होता है। हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख और जैन आते हैं। संविधान बनाते वक्त इस बात पर चर्चा की गई थी, तब इसे लागू न करना ही बेहतर समझा गया था। अनुच्छेद 44 में नीति निर्देशक तत्वों की श्रेणी में इसे जगह दी गई है। नीति निर्देशक तत्व संविधान का हिस्सा है और इसके आधार पर काम करने की सरकार से उम्मीद की जाती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ भारत में इसकी मांग हो रही है या फिर दुनिया के और देशों में भी इस तरह का कानून है? लेकिन किन देशों में? सिर्फ भारत में इसकी मांग हो रही है या फिर और देशों में भी कॉमन सिविल कोड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता है? इस पर भी एक नजर डालने की जरूरत है। सबसे पहले आपको बताते हैं आखिर कौन से देशों में सबसे पहला और सबसे ऊपर नाम आता है। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का अमेरिका में कॉमन सिविल कोड है। इसके अलावा फ्रांस में भी कॉमन सिविल कोड है। यूके यानी कि लंदन में भी कॉमन सिविल कोड है। ऑस्ट्रेलिया में भी कॉमन सिविल कोड है। उज्बेकिस्तान में कॉमन सिविल कोड है और आयरलैंड जैसे मुल्क में भी कॉमन सिविल कोड है। यानी कि एक नागरिक एक विधान वाला कानून मौजूद है। यानी कि साफ तौर पर इन देशों ने इसको बना रखा है कॉमन सिविल कोड को अपने लोगों के लिए कि किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के शख्स में कानून के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन ये गोवा की तस्वीर आप देख रहे हैं। भारत में गोवा एक ऐसा राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड है। जी हां, बिल्कुल, गोवा में पर्यटक दूर दूर से आते हैं, लेकिन गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। गोवा की तस्वीर आपने देखी। गोवा में नागरिक संहिता क्या है, कैसे है, यह हम आपको बताते हैं। कब लागू हुआ, कैसे लागू हुआ। दरअसल समय के साथ कुछ बदलाव किए गए गोवा में। 1961 की बात है जब गोवा का भारत में विलय हो गया था और पुर्तगाल सिविल कोड 1867 लागू करने का प्रावधान था। इसके तहत समान नागरिक संहिता लागू की गई। सभी धर्मों पर एक ही कानून लागू होता है। और अगर हम गोवा की जनसंख्या की बात करें, उसके भागों की बात करें प्रतिशत के हिसाब से, तो हिंदू यहाँ 66% हैं, ईसाई यहाँ 25% हैं, मुसलमान यहाँ 8.5% हैं। इसलिए गोवा में समान नागरिक संहिता है और ऐसे लंबे समय से यहाँ पर इस्तेमाल में लाया जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि समान नागरिक संहिता के फायदे क्या हैं? आखिर इसे लागू करने से इसके फायदे देश के ऊपर क्या मिल सकते हैं? इस पर भी एक नजर डाल लीजिए जल्दी से। समान नागरिक संहिता के फायदे क्या हैं? न्यायपालिका पर कम बोझ पड़ेगा। भारत एक ऐसा मुल्क है जहां न्यायपालिका के ऊपर हजारों लाखों करोड़ों केसेस का दबाव रहता है, उसमें फायदा होगा। अदालतों में फैसले जल्दी हो पाएंगे अगर काम का दबाव कम होगा। शादी तलाक में एक जैसा कानून होगा तो मामले का निपटारा जल्दी होगा। संपत्ति बंटवारे गोद लेने में एक जैसा कानून होगा तो इसमें भी निपटारा जल्दी किया जा सकेगा। एक कानून होने से सियासत पर भी असर पड़ेगी। वोट बैंक वाली जो सियासत अपने देश में खासकर देखी जाती है वो कमजोर पड़ेगी। ध्रुवीकरण कम किया जा सकेगा। वोट बैंक वाली सियासत इससे पूरी तरह से टूटेगी और इस पर सीधा प्रहार होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि हिजाब को लेकर कैसे संग्राम मचा हुआ, यह आपको दिखाते हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं हिजाब विवाद में कर्नाटक में क्या कुछ हुआ, यह अब आपको बताते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, कुछ युवक आपको लाठी डंडों से लैस नजर आ रहे हैं। ये खूनी संग्राम। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने पर कर्नाटक के दावणगेरे में युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। पुलिस ने हालांकि इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। लेकिन हिजाब पर किस तरह से संग्राम तेज होती जा रही है, एक बार आपको फिर से बताते हैं कैसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग विवाद सामने आ रहे हैं। हिजाब पर लड़ाई तेज हो गई है। सियासी वार पलटवार भी देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी नेता का विवादित बयान सामने आया है। रुबीना खान ने विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि हाथ काटने की उन्होंने धमकी दी और खूनी बयान उनका सामने आया।
हिजाब पर हाथ डालने वालों के हाथ काट दिए जाएंगे। झांसी की रानी रजिया सुल्तान बनने में देरी नहीं लगेगी। यह बयान समाजवादी पार्टी के नेता किए। कर्नाटक में हिजाब संग्राम पर खूनी संग्राम सामने आया और हिजाब के खिलाफ पोस्ट डालने पर युवक पर हमला कर दिया गया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उडुपी से बीजेपी विधायक को दुबई से लगातार धमकी आ रही है। और एक बात और आपको बता दें कि इस पूरे मामले की शुरुआत कर्नाटक के उडुपी से ही हुई थी, जिसके बाद उडुपी के बीजेपी नेता निशाने पर हैं। लेकिन आखिर हिजाब मामले को लेकर सियासी संग्राम में तब्दील हुआ ये मुद्दा, और अब उसके बाद इस मामले में खूनी संग्राम देखने को मिल रहा है, जहां हाथ काटने की धमकी तक दी जा रही है। सवाल यह कि देश संविधान से चलेगा या धर्म के नियमों से चलेगा। महिलाओं के आंचल पर या उनके हिजाब पर हाथ डालने का दुस्साहस करोगे तो हम झांसी की रानी और रजिया सुल्तान बनकर तुम्हारे हाथ काट डालेंगे। हिजाब पर खूनी साजिश बेनकाब, पर्दे पर सियासत बेपर्दा। कट्टरता के पीछे किसका नकाब? कर्नाटक के कॉलेज से शुरू हुआ नाटक अब मजहबी फसाद का रूप ले चुका है। एक तरफ इस मुद्दे पर देश को बांटने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी ओर सियासत बेनकाब हो गई है। अब इस मामले में तालिबान की एंट्री हो गई है। एक तरफ इस मजहबी जिद पर सड़कों पर हंगामा बरपा है, तो दूसरी ओर सियासी झंडा बरदार तालिबानी फरमान सुना रहे हैं और हिजाब के नाम पर हिंसक मुनादी होने लगी है। महिलाओं को कमजोर समझने की भूल न करें। अरे सरकार चाहे जिस पार्टी की भी हो, लेकिन महिलाओं के आंचल पर या उनके हिजाब पर हाथ डालने का दुस्साहस करोगे तो हम झांसी की रानी और रजिया सुल्तान बनकर तुम्हारे हाथ काट डालेंगे। शुरुआत कॉलेज से हुई, लेकिन संक्रमण इतनी तेजी से फैला कि यूपी तक को इसने अपनी चपेट में ले लिया और हिजाब का विरोध करने वालों का हाथ काटने का ऐलान समाजवादी पार्टी के नेता ने कर दिया। एक बार फिर सुनिए अखिलेश यादव की पार्टी के नेता का तालिबानी फरमान क्या कहता है। महिलाओं को कमजोर समझने की भूल न करें। अरे सरकार चाहे जिस पार्टी की भी हो, लेकिन महिलाओं के आंचल पर या उनके हिजाब पर हाथ डालने का दुस्साहस करोगे तो हम झांसी की रानी और रजिया सुल्तान बनकर तुम्हारे हाथ काट डालेंगे। हिजाब का रिवाज भले इस्लामिक है, लेकिन हाथ काटने की मुनादी तालिबानी थी, जिसके ऊपर सियासत हंगामा खेज हो गई है। देखिए, बोटी बोटी इमरान मसूद से लेकर अब हाथ काटने वाली रूबीना, समाजवादी पार्टी दिन प्रतिदिन पीएफआई की जुबान और पीएफआई के चरित्र की तरह पेश आ रही है, जिसका पुराना इतिहास रहा है हाथ काटने का। हिजाब के नाम पर देश के अलग अलग चौराहों पर और सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, हंगामा किया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा या फिर मजहब के हिसाब से। तो देखा आपने किस तरह की बयानबाजी की जा रही है। इस मामले ने देश में मौका परस्तों को तो मौका दिया ही, देश के दुश्मनों को भी जुबान खोलने का मौका दे दिया। और खबर यह आ रही है कि इस पूरे मामले के पीछे आईएसआई और एसएफजे का हाथ है। ये देखिए, इमरान खान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इमरान की सोच है इसके पीछे, और साथ ही साथ एसएफजे की सोच है, जो देश में धार्मिक भावनाओं को भड़काने की साजिश कर रहे हैं। और इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हिजाब को लेकर अब मौका ढूंढने में लग गया है, और इसके पीछे आईएसआई किस तरह से मौका ढूंढ रहा है और आईएसआई किस तरह से साजिश कर रहा है। ये आपको जल्दी से दिखाते हैं कैसे इसके पीछे आईएसआई है। ये आपको दिखाते हैं हिजाब को लेकर अराजकता फैलाने की साजिश की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि जल्दी से ग्राफिक्स बदलिए, आईएसआई ने किस तरह से साजिश रची है, और पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई ने साजिश रची है। खालिस्तानी आतंकी संगठन भी इस साजिश में शामिल है, ऐसी जानकारी मिल रही है। खुफिया एजेंसी आईबी भारत की खुफिया एजेंसी है, इन्होंने अलर्ट जारी किया है। हिजाब प्रोटेस्ट की आड़ में बड़ी साजिश का पर्दाफाश, हिजाब रेफरेंडम एजेंडा फैलाने की कोशिश, सिख फॉर जस्टिस के चीफ से जारी करवाया है वीडियो।
वीडियो में हिजाब पर रेफरेंडम फैलाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में यह कोशिश चल रही है। हिजाब रेफरेंडम के लिए बाकायदा एक वेबसाइट लॉन्च कर दी गई। लोगों से ऑनलाइन समर्थन देने की अपील की जा रही है। यानी कि इससे पहले जो टूलकिट वाला फॉर्मूला आपने सुना था, वो टूलकिट वाला फॉर्मूला एक बार फिर से, वो टूलकिट वाला जिन्न एक बार फिर से हिजाब मामले में भी सामने आता दिख रहा है। लेकिन इस मामले के बाद भारत विरोधी तत्व कैसे सक्रिय हो गए हैं। एक तरफ जहां इमरान खान नसीहत दे रहे, भारत के अंदरूनी मामले में दखल देते नजर आ रहे, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तस्वीर आप दिखाइए। अमेरिका भी भारत के इस मामले में बोलने से चूक नहीं रहा। भारत के आंतरिक मामलों में भारत को नसीहत देता नजर आ रहा है, लेकिन भारत ने भी करारा पलटवार किया है। इससे पहले आपको बताएं कि क्या कुछ कहा है पाकिस्तान और अमेरिका ने। हिजाब पर नापाक एजेंडा कैसे सामने आया है। हिजाब विवाद में पाकिस्तान की बयानबाजी लगातार जारी है। पाकिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघन की चिंता नहीं कर रहे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कर्नाटक विवाद पर ट्वीट किया। पाकिस्तान ने भारतीय राजदूत को तलब कर लिया। कर्नाटक के मुद्दे पर इधर अमेरिका चिंता जाहिर कर रहा है। वो अमेरिका जिसके घर के हालात थोड़े दिन पहले उससे संभल नहीं रहे थे, आज वो अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक आजादी विभाग के जरिए बयान दिलवा रहा है। हिजाब विवाद पर धार्मिक अधिकारों पर हमला की बात कर रहा है। धार्मिक कपड़ों की इजाजत पर पाबंदी नहीं, इस तरह की दलील अमेरिका देता नजर आ रहा है। लेकिन भारत ने इस पर कैसे दो टूक जवाब दिया, क्योंकि भारत नया भारत है और दुनिया के ताकतवर मुल्कों को भी जवाब देना जानता है। क्या कुछ कहा भारत ने, आपको दिखाते ही अरिंदम बागची की तस्वीर आप देख रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, कहा जो लोग भारत को अच्छे से समझते हैं वो हकीकत जानते हैं। हमारे संवैधानिक ढांचे और लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत ऐसे तमाम मुद्दों पर विचार करके उनका समाधान किया जाता है। विदेश मंत्रालय का जवाब अमेरिका और पाकिस्तान को है। आगे लिखते हैं, ड्रेस कोड संबंधित मामले पर सुनवाई चल रही है। ऐसे में हमारे देश के आंतरिक मुद्दों पर गौर कीजिएगा, ऐसे में हमारे देश के आंतरिक मुद्दों पर किसी प्रायोजित कमेंट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी तरह का कमेंट अगर होगा तो भारत उस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करेगा। यह भारतीय विदेश मंत्रालय का जवाब अमेरिका और पाकिस्तान को। लेकिन इस बीच उडुपी के बीजेपी विधायक जो हैं, यह मामला चूंकि उडुपी से शुरू हुआ था तो उनको धमकियां मिल रही है। आपको दिखाते हैं बीजेपी के एमएलए को, सबसे पहले तस्वीर दिखाई। बीजेपी के एमएलए जो निशाने पर आ गए, ये उडुपी, कर्नाटक के मंगलुरु के पास उडुपी पड़ता है और उडुपी में जो बीजेपी विधायक है उन्हें धमकी मिल रही है। रघुपति भट्ट ने कहा है कि मैंने कुछ भी नहीं कहा, केवल समानता की बात कर रहा हूं। 5 बार नमाज जरूरी है लेकिन हिजाब नहीं। लेकिन इस बीच एक और राष्ट्रीय पार्टी है जो मुश्किलों में घिर गई है। ये है राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के करता धरता, और प्रियंका गांधी की तस्वीर भी आप दिखाइए। दोनों 5 राज्यों के चुनाव में बिजी है, लेकिन इस मुद्दे पर स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए कांग्रेस पूरी तरह से परेशान नजर आ रही है। अब कांग्रेस के लिए स्थिति यह है कि जाए तो जाए किधर, कांग्रेस करे तो करे क्या, ये आपको बताते हैं। कांग्रेस ने की मुश्किलें कैसे हिजाब विवाद ने बढ़ा दी है। सेक्युलरिज्म और सॉफ्ट हिंदुत्व के बीच कांग्रेस घिर गई है। हिजाब विवाद में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में केस की पैरवी की थी। श्रीनिवास बी ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी। राहुल, प्रियंका सहित कई नेताओं ने ट्वीट किया। लेकिन अब दिक्कत यह है कि हिजाब को समर्थन से इनके वोट बैंक को खतरा होगा। हिंदू वोट बैंक खिसकने का डर हो गया है। हिजाब का विरोध करने पर मुस्लिम वोट बैंक पर असर पड़ेगा। बीच की लाइन भी नहीं ले सकते क्योंकि इससे कांग्रेस को कोई खास फायदा होने वाला नहीं है। कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई है, और पहले भी ऐसे मुद्दों पर घिर चुकी है कांग्रेस। अब चूंकि 5 राज्यों में चुनाव है, ऐसे में कांग्रेस के साख पर, कांग्रेस के वोट बैंक पर और कांग्रेस की सियासत पर असर पड़ सकता है। लेकिन हिजाब मामले में प्रदर्शनों का दौर नहीं थम रहा है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बजरंग दल ने जम्मू में प्रदर्शन किया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये बजरंग दल के कार्यकर्ता जो जम्मू में प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस मामले में जमकर सियासत भी हो रही है। उल जुलूल बयानबाजी की जा रही है। कोई हाथ काटने की बात कह रहा है तो कोई अपने फायदे के लिए सियासी बयानबाजी कर रहा है। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या है, इस पर एक नजर डालते हैं। ये दुनिया मेरे बेटियों के बाल क्यों देखना चाह रही है? बाल क्यों देखना चाह रहे हैं आप?
और अगर हिजाब और निकाब पहनकर कॉलेज स्कूल में पढ़ती हैं, उससे किसी को तकलीफ क्या हो रही है? तकलीफ क्या हो रही है? आप क्यों मेरे बाल देखना चाह रहे? और राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। वो पढ़ रही है ना, मोटरसाइकिल पर आती है कॉलेज को, तो पढ़ने का मौका दीजिए, इनको पनपने का मौका दीजिए, भारत को मजबूत करेंगे। ये कुछ लोग देश में माहौल खराब करके शरीयत कानून को लागू कराना चाहते हैं और इसके पीछे है कट्टरपंथियों जो देश में इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। जो हिजाबी हुड़दंग है और तालिबानी हिस्टीरिया है, ये शुद्ध रूप से मुस्लिम लड़कियों को या मुस्लिम लड़कियों के तालीम और तरक्की पर तालिबानी ताला जड़ने की कोशिश है। भारत के संविधान से स्कूल चलेंगे, सपा के हिसाब से, हिजाब के हिसाब से स्कूल नहीं चलेंगे। चलिए बढ़ते आगे और एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। क्या 48 घंटे के अंदर महायुद्ध छिड़ने वाला है? क्योंकि ये सवाल इसलिए है कि जो बाइडेन और पुतिन दोनों आमने सामने हैं। जो बाइडेन जहां यूक्रेन के समर्थन में खड़े हैं, वहीं यूक्रेन के ऊपर अटैक करने को लेकर पुतिन एकदम से साफ है। ये तस्वीरें आप पुतिन को देख रहे हैं। पुतिन लगातार आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं यूक्रेन को लेकर और साफ तौर पर कह रहे हैं कि यूक्रेन रूस का हिस्सा था और यूक्रेन की सीमा पर लगातार सैनिकों का जमावड़ा पुतिन बढ़ा रहे हैं। तो क्या पुतिन यूक्रेन पर कभी भी हमला कर सकते हैं? 48 घंटे के अंदर इस बात को लेकर लगातार जो है वो अटकलें लगाई जा रही हैं। उधर अमेरिका भी यूक्रेन के समर्थन में लगातार सैनिकों की खेप भेज रहा है। जो बाइडेन लगातार नजर बनाए हुए हैं हालात पर, जो बेलारूस की सीमा लगती है वहां पर हालात पर नजर बनाए हुए हैं और ये लगातार यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं और किस तरह से अमेरिका समर्थन कर रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन बाइडेन लगातार जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, जल्दी से तस्वीर दिखाइए। ये यूएस आर्मी का प्लेन आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में प्लेन भेजे जा रहे हैं और सैनिकों को भी यूक्रेन में उतारा जा रहा है। अमेरिका एक तरह से पूरी तरह से समर्थन में खड़ा है यूक्रेन के और लगातार सैन्य सहयोग, सैन्य सहायता वो यूक्रेन को भेज रहा है। और अगर लड़ाई छिड़ती है यूक्रेन और रूस में तो ये एक बहुत बड़ी लड़ाई बन सकती है। 48 घंटे में कैसे इस महायुद्ध की आहट दिखाई दे रही है ये हम आपको बताते हैं। और अमेरिका ने आखिर क्यों अलर्ट जारी कर दिया है? अलर्ट क्या है? 48 घंटे में इस महायुद्ध को लेकर अमेरिका ने अलर्ट जारी किया है। अमेरिकियों को यूक्रेन से निकलने को कहा गया है फौरन कि आप अगर यूक्रेन में हैं तो आप वहां से निकल जाएं, अमेरिका वापस लौट जाएं। कहा गया कि 48 घंटे के अंदर यूक्रेन आप छोड़ दीजिए। ये सलाह दी गई है कि वो दूतावास खाली करने की यूक्रेन में जो पड़ता है उसे तैयारी शुरू कर दी गई है। बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का बयान आया है। जैक सुलिवन ने कहा है कि पुतिन युद्ध के लिए तैयार हैं और युद्ध कभी भी हो सकता है। हमले का आदेश कभी भी जारी किया जा सकता है, यह बात कही जा रही है। तो क्या 48 घंटे के अंदर रशिया और यूक्रेन में युद्ध छिड़ने वाला है? हालांकि यूक्रेन बहुत ज्यादा ताकत नहीं रखता है रूस के सामने, लेकिन अगर अमेरिका साथ है यूक्रेन के और रूस और यूक्रेन में अमेरिका के एंट्री के बाद यह मामला बराबरी का हो जाएगा, टक्कर बराबरी का हो जाएगा। ऐसे में युद्ध होता है तो ये काफी ज्यादा विनाश ला सकता है। महाविनाश पर बाइडेन का अलर्ट। अमेरिकियों को यूक्रेन छोड़ने की सलाह। यूक्रेन पर हमले की तैयारी में पुतिन। तीसरे विश्व युद्ध से खौफ में दुनिया। यूक्रेन के खिलाफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन की युद्ध की तैयारी पूरी। रूस की सेना के 30,000 सैनिक बेलारूस में जंग की तैयारी कर रहे हैं। रूसी टैंक और लड़ाकू विमान बेलारूस में तबाही का ट्रेलर दिखा रहे हैं।
हाल के दिनों में यह अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास कहा जा रहा है, जिसमें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी शामिल किया गया है। दूसरी तरफ यूक्रेन भी पूरी तरह से तैयारी में जुटा हुआ है। जंग के लिए हथियारों का बंदोबस्त हो रहा है और ये ताकत अमेरिका और ब्रिटेन के साथ आने के बाद कई गुना बढ़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रूस से युद्ध के लिए यूक्रेन को लगातार हथियारों के खेप भिजवा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो 45 विमानों से हथियार की सप्लाई हो रही है। 10 अमेरिकी विमानों की अब तक लैंडिंग हो चुकी है। करीब 80 टन हथियार यूक्रेन पहुंच गए हैं। लगातार अमेरिका से हथियारों की सप्लाई हो रही है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका अपने नागरिकों को जल्द से जल्द यूक्रेन से निकालने में लगा है। अमेरिकी एनएसए ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है, कभी भी युद्ध हो सकता है। If a Russian attack on Ukraine proceeds, it is likely to begin with aerial bombing and missile attacks that could obviously kill civilians without regard to their nationality. Any American in Ukraine should leave as soon as possible. आपको बताते हैं कि अमेरिका के साथ साथ किन देशों ने अलर्ट जारी किया। जल्दी से ग्राफिक्स लेकर आई स्क्रीन पर। कौन कौन से देश ये कह रहे हैं कि आप तुरंत यूक्रेन छोड़ दें। सबसे पहला नाम अमेरिका का है। अमेरिका ने अलर्ट जारी कर दिया अपने नागरिकों को। इसके बाद ब्रिटेन ने अलर्ट जारी कर दिया है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। न्यूजीलैंड ने भी अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। नॉर्वे भी कह रहा है कि यूक्रेन छोड़ के निकल जाएं आप। जापान भी अपने नागरिकों से कह रहा है कि जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ दें। डेनमार्क भी अपने नागरिकों से कह रहा है कि आप यूक्रेन से निकलें, कभी भी जंग के हालात बन सकते हैं। लेकिन अब आपको मैप के जरिए दिखाते हैं। मैप के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर कहां पर यह जंग की स्थिति बन रही है। ये आप देख रहे हैं यूक्रेन, और आपको साथ ही साथ ये दिखा रहे ये पूरा रूस का हिस्सा है। ये बेलारूस है जहां पर लगातार रूस अपने सैनिकों की जो संख्या वो बढ़ा रहा है। ठीक यहां पर अगर आप देखेंगे यूक्रेन यहां पर जो है वो अमेरिका यूक्रेन को यहां समर्थन कर रहा है। अगर लड़ाई होती है तो वो इस हिस्से को प्रभावित करेगी। यहां पर काफी ज्यादा यहां पर लड़ाई के बाद यहां पर काफी ज्यादा विनाश देखने को मिल सकता है। भारत, आप इसे देखिए, भारत बहुत ज्यादा दूर है। भारत इस हिस्से में है, लेकिन कहते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि यहां पर चाइना है। ये पूरा हिस्सा चाइना का है। अगर इधर यूक्रेन पर रूस अटैक की कोशिश करता है तो चाइना भी ताइवान के ऊपर अटैक कर सकता है। और भारत जो है वो इस मामले में अगर ऐसा होता है तो भारत को इस मामले में सक्रिय होना पड़ेगा। ये एक जो बड़ा हिस्सा है वो प्रभावित हो सकता है। तो महायुद्ध की आर्ट आपको बताते हैं किस तरह से घेरने का प्लान बनाया जा रहा है यूक्रेन को। ये तस्वीरें आपको दिखाएं, जल्दी से दिखाइए आप कि महायुद्ध की आहट कैसे समझ में आ रही है। बेलारूस से यूक्रेन को घेरने का प्लान बनाया जा रहा है। अमेरिका ने पोलैंड में अपने सैनिक उतार दिए हैं, जो मैप अभी हमने आपको दिखाया। बेलारूस में रूसी सेना का युद्ध अभ्यास लगातार चल रहा है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। पोलैंड में अमेरिकी सैनिक अलर्ट पर हैं। साथ ही साथ रूस ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेर रखा है। बाइडेन ने 3000 नए सैनिक वहां पर उतारे हैं। सीमा पर तैनाती लगातार बढ़ाई जा रही है। यूरोप में 80,000 अमेरिकी सैनिक इस वक्त हैं, और आपको आगे बताएंगे कि ताकत दोनों देशों के सैनिकों की क्या है। लेकिन सबसे पहले मिलिट्री डील की तस्वीर आपको दिखाते हैं। मिलिट्री डील की तस्वीर आप देखिए। बेलारूस में ये रूसी सेना जो लगातार मिलिट्री डील करी। मैं चाहूंगा कि आप फुल स्क्रीन तस्वीर दिखाएं। ये फुल स्क्रीन तस्वीर दिखाएं कि किस तरह से आर्मी ड्रिल किया जा रहा है। रूसी सेना लगातार अभ्यास कर रही है। रूसी सेना जो बेलारूस में अब तक के सबसे बड़े युद्ध अभ्यास को अंजाम दे रही है। वहीं अब आपको दिखाते हैं अगली तस्वीर, जल्दी से लेकर आइए। अगली तस्वीर यूक्रेन की दिखाइए। यूक्रेन की सेना भी लगातार ड्रिल करने में लगी हुई है। हालांकि यूक्रेन की सेना बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है रूस की सेना के मुकाबले, लेकिन लगातार वो साहस का परिचय दे रहे हैं और लगातार युद्ध अभ्यास में जुटे हुए हैं। यूक्रेन ने साफ कह दिया है कि हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। ताकत की बात करें, जब भी ऐसी लड़ाइयों की बात आती है, ताकत की बात आती है, ताकत की बात करें तो दोनों देश कहां ठहरते हैं, यूक्रेन बनाम रूस की अगर बात करें। जैसे कि मैं आपसे लगातार कह रहा हूं कि यूक्रेन छोटा मुल्क है, बहुत ज्यादा सैनिक नहीं है उसके पास, लेकिन हथियार डालने से यूक्रेन ने इनकार कर दिया है। 2 लाख एक्टिव सैनिक हैं यूक्रेन के पास, 9 लाख एक्टिव सैनिक हैं रशिया के पास। अगर आप देख सकते हैं, ये रशिया के पास अगर हम लड़ाकू विमान की बात करें तो यूक्रेन के पास जो है वो 98 सैनिक है, जबकि रशिया के पास 1511 लड़ाकू विमान है। इसी तरह हेलीकॉप्टर की बात करें तो यूक्रेन के पास 34 हैं, जबकि रूस के पास 544 हैं।
12,000 आर्म्ड व्हीकल हैं यूक्रेन के पास, जबकि रशिया के पास 30,000 आर्म्ड व्हीकल हैं। 2,500 टैंक जबकि यूक्रेन के पास है। 12,000 टैंक जो है वो रूस के पास है। 2,000 तोप जो है वो यूक्रेन के पास है। 7,500 तोप जो है वो रूस के पास है। 8,60,000 रिजर्व सैनिक अगर हम बात करें वो एक अगर हम 14 लाख सैनिक हैं, अगर हम मिला दें अमेरिका और रूस को, अगर हम आमने सामने कर दें तो 14 लाख सैनिक अमेरिका के पास हैं। 13,000 एयरक्राफ्ट अमेरिका के पास हैं। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 2,000 हैं अमेरिका के पास। हमलावर एयरक्राफ्ट 715 हैं। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है वो 945 हैं। हेलीकॉप्टर 5,767 हैं। इसी तरह अटैक हेलीकॉप्टर की बात करें तो ये 967 हैं। और कॉम्बैट टैंक की बात करें तो 6,289 कॉम्बैट टैंक हैं। आर्म्ड व्हीकल जो है 39,253 है अमेरिका के पास। ऑटोमेटिक तोप 1,465 है। अमेरिका की ताकत कहीं ज्यादा नजर आती है, बड़ी नजर आती है। तोप 2,740 है। रॉकेट लॉन्चर 1,366 है। पनडुब्बी 66 पनडुब्बियां अमेरिका के पास है। और फिलहाल आज के खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। जल्द लौटेंगे बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।